बोलो लास्ट क्या किया था? खत्म हो गया था ना पूरा A to Z खत्म कर दिया था मॉड्यूल से सम्स के साथ। से भाई बायबैक का रेट बताना बाकी है, लिख दो ना नोटबुक के इंडेक्स पे रेट ऑफ बायबैक, रेट ऑफ बायबैक, रेट ऑफ बायबैक। लिखा है रेट ऑफ बायबैक, वो अपना पेंडिंग है बराबर। चलो आंसर बोलते रहोगे क्या? 5 कौन से है? और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी में इनकम तभी टैक्सेबल होएगा जब पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, और ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा जब बॉब कंडीशन सेटिस्फाई होएगा। बी मतलब बिल्डिंग, ओ मत बिल्डिंग एंड अपर्टेनेंट लैंड, ओ मतलब ओनर और अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। पीजीबीपी में जाएगा जब बिजनेस इनकम है और बिजनेस एक्सपेंस है। और कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल गेन होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। और अदर सोर्सेज जो भी इनकम 1 to 4 हेड्स में नहीं जाएगा और वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है वो इधर आ जाएगा। और KGDWIRC पढ़ाया था, KGDWIRC हमेशा किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। सुन रहे हो क्या? सैलरी नोटबुक में लिखाया था पूरा, कैपिटल गेन्स भी लिखा दिया ना। कुछ ऐसा है जो कैपिटल गेन में पढ़ाया बट लिखाया नहीं, याद है मुझे 1038 लिखाया था कल वाला, हाँ नहीं लिखा है ना, तो वो लिखो ना नोटबुक। मेक श्योर दैट अगर नोटबुक्स में अगर एक चैप्टर में कुछ भी नोटबुक में लिखा है तो मेक श्योर वो पूरी कंप्लीट हो, नहीं तो इधर उधर घुमाने होएगा नहीं। नोटबुक में लास्ट पॉइंट एक ऐड करो जो भी लास्ट लिखा है उसके बाद। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1037, 1038 तो डिलीट हो गया, वो 111A 112A पहले था उधर। लिखा है ना बस, तो एग्जाम सब लिखा दिया मतलब कैपिटल गेन्स में। पीजीबीपी नोटबुक में लिखाया था सारा चीज़, और अदर सोर्सेज नहीं लिखाया था। अदर सोर्सेज अपन ने क्लास की टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, गिफ्ट वाला पॉइंट लिखाया होगा बस, बराबर है। फाइन, सो अपने 5 हेड्स खत्म हो गए। सुन रहे हो कि नहीं यार? अभी छोटे छोटे चैप्टर है बस एकदम। क्या पढ़ाओ पहले? तो मेरे को सोचने दो। क्लबिंग, सेट ऑफ और क्या बचा? डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, इसमें से कुछ पढ़ाना पड़ेगा। वो लास्ट में पढ़ेंगे एकदम। वो टैक्स रेट है ना, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रहे हैं, वो टैक्स रेट में जाएगा। चलो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पढ़ा देता हूँ पहले। बराबर है, अपने क्लास की टेक्स्ट बुक में है। क्लास की टेक्स्ट बुक निकालो। और एक मैं कुछ तो बोल सकता हूँ तुम लोग को, क्या ये पढ़ाया था मैंने पहले? सैलरी में 115 BAC वालों को HRA नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का मिलेगा। वो लिखाया है कि नहीं वो देखो, हाँ लिखा है अलग से, बराबर है। फिर बाद में पीजीबीपी में लिखाया अलग से 115 BAC वाले को 35 AD नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, और डोनेशन टू आउटसाइडर नहीं मिलेगा। परफेक्ट है, आपको पहले बहुत अच्छे से आता था, अभी नहीं आ रहा है। फिर बाद में कैपिटल गेन्स में ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल गेन में सब जो भी अपन ने पढ़ा एवरीथिंग इज एलिजिबल, कैपिटल गेन में कुछ अलग नहीं है। अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, बस एक है, और उसमें अमाउंट कितना था? 15,000 था, बट उसमें 25,000 था ना 115 BAC में। नॉर्मली 15,000 है, बट BAC में कितना है? 25,000। सो अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन का अमाउंट अलग है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है। अच्छा, SOP पढ़ा था, याद है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसमें अपन ने पढ़ा था 2 लाख रुपया मैक्सिमम डिडक्शन है, और हाँ उसके पहले 30,000। तो बेटा वो SOP का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप BAC में हो तो। किधर हो तो? BAC। वो नहीं लिखाया था मैंने, वो नहीं लिखा है, मुझे मालूम है, बराबर है। सो BAC अपन पैरेलल पढ़ रहे हैं, बराबर है। BAC में हाउस प्रॉपर्टी में SOP का डिडक्शन नहीं मिलता है, वो लिखाऊंगा मैं, टाइम आएगा तभी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है बेटा, 99% डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने 115 BAC लिया तो। कितना बोला? 99% डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। सो अपन यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शंस पढ़ने वाले, 80C, 80D, 80DD, 80U, 80 जो भी पढ़ेंगे, उसमें से हार्डली कोई डिडक्शन 115 BAC में मिल रहा है। सो अब क्या हो गया समझो ना,
डिडक्शंस क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। टेक्स्टबुक नहीं है मेरे पास। लास्ट लेक्चर क्यों नहीं आए थे? वो रो रही थी बेचारी, बोली क्या हो गया मेरे साथ लाइफ में, ऐसा दिन देखना पड़ेगा, मुझे समझा भी नहीं था। किधर थे बोलो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बराबर है। सो पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया सुनो ना। गवर्नमेंट ने पहले बोला बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों, तुम जो बिजनेस के लिए खर्चा करोगे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो भी डिप्रिशिएशन, वो सब बिजनेस में से ही माइनस कर देना। सो बिजनेस इनकम में जो भी खर्चा होएगा उसका एक्सपेंस बिजनेस इनकम में से माइनस कर दो। तो जो आप अपने पैसा कमाने के लिए खर्चा कर रहे हो वो उसी में से माइनस हो गया पीजीबीपी में। अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, कौन हूं? तो एचआरए का एग्जेम्पशन था, याद होएगा तो बराबर है। फिर बाद में उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन था 75,000 50,000 वाला। उसके बाद जो भी था प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। तो जो सैलरी कमा रहा है उसको जो भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलेगा वो सैलरी में से ही मिल जाएगा। सो आप जो पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं भरते हो, जो पैसा आने के बाद प्रॉफिट बचता है उस पर इनकम टैक्स भरते हो। नहीं समझा? तुम लोग से फीस मुझे मिला 50 लाख रुपया, तो 50 लाख पे टैक्स आएगा क्या? नहीं, 50 लाख में से एक्सपेंस माइनस करूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पे टैक्स आएगा। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सपोज मैंने कैपिटल एसेट बेचा है 50 लाख रुपए में, कितने में? तो बेटा 50 लाख रुपए पे टैक्स नहीं भरते। 50 लाख में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे, सीओए आईसीओए माइनस करेंगे, सीओआई आईसीओआई माइनस करेंगे, और फिर जो बचेगा उस पर टैक्स भरेंगे। बोलो यस और नो यार? मतलब क्या? प्रॉफिट पे टैक्स। मतलब जो भी खर्चा अपन पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव हेड में से माइनस हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन उधर ही माइनस हो जाएगा। यस और नो यार? तो गवर्नमेंट बोलता है जो पैसा कमाने के लिए खर्चा है वो वही हेड में से माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आप टैक्स भरो। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? हाउएवर हम लोग को चाहिए कि यार इंडिया में कुछ लोग पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी करें। क्या बोला? और उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ने डिडक्शन दिया है अंडर चैप्टर 6A। मतलब यहाँ पे वो डिडक्शन आएंगे जो आपके इनकम कमाने के लिए आपने नहीं किया है, बट गवर्नमेंट को लगता है कि एक आदमी को करना चाहिए उसके जिंदगी में। जैसे LIC पॉलिसी निकालना चाहिए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे सेव करने के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे डिडक्शन चैप्टर 6A में डाल दिए। किधर डाल दिए? चैप्टर नंबर 6A में। इतना पॉइंट समझेगा? हाउएवर अब गवर्नमेंट को लगता है कि यार चैप्टर 6A में है ना ज्यादा नहीं है, 80C करके एक सेक्शन है जो जेन्यून है। जो क्या बोला? जेन्यून है, उसमें कोई नॉर्मली फ्रॉड नहीं होता है। 80D करके एक सेक्शन है वो भी जेन्यून है, उसमें भी ज्यादा कोई फ्रॉड नहीं होता है। कोई सुन रहा है क्या? बट 80G करके, जी
G फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशन, क्या बोला? ग्रांट्स एंड डोनेशन, उसमें 90% फ्रॉड होते हैं। 80 GGB GGC पॉलिटिकल पार्टी, क्या? GGB GGC पॉलिटिकल पार्टी, इसमें 90% फ्रॉड होते हैं। कोई सुन रहा है? तो C बराबर है D बराबर है, क्या क्या बराबर है? D बराबर है। बट बाकी जो सेक्शंस बचे ना यार, वो वेस्ट हो रहे हैं। मतलब लोग क्या करें, सैलरी वाले को तुम लोग देखोगे तो 3 ही डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स 2500 ही है बस। तो एंटरटेनमेंट भी सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है, तो 2 ही बचा, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल टैक्स, 2 ही बचा। अब उसमें 2500 तो कुछ वैल्यू का ही नहीं है, बचा स्टैंडर्ड, वो भी 75,000। 75,000 पे तुम 30% भी टैक्स बचा लोगे तो कितना बचा? 25,000 समझो ना, रफली कितना बचा? 25,000। सुन रहे हो क्या? 7,500 के साथ 25,000 समथिंग जो भी आएगा, व्हाटएवर। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि पूरे इंडिया में अगर मैं बिजनेस वाला हूं और अगर मैं 50 लाख रुपया कमा रहा हूं और मेरा भाई है सैलरी वाला, वो 50 लाख रुपया कमा रहा है, तो बेटा बिजनेस में याद होएगा तो 50% का अपने को 44 ADA में ऑप्शन दिया हुआ है। अगर प्रोफेशन है तो आप 50% ऑफ योर इनकम बता सकते हो सीधा। अगर बिजनेस है तो 8% ऑफ योर इनकम बता सकते हो, कैश में नहीं लिया तो 6%। बिजनेस है तो, प्रोफेशन है तो 50%, बिजनेस है तो 8%। मतलब ये समझो ना, अगर मैं 50 लाख लेक्चर लेके ले रहा हूं, मेरा भाई 50 लाख सैलरी लेके कमा रहा है, मेरे को 50 में से सीधा 25 लाख पे टैक्स आएगा। अरे एडीए में तो 50% का डिडक्शन मिल ही रहा है ना यार। अच्छा, उसमें भी 25 लाख मैक्सिमम है, बिकॉज अगर मेरे खर्चे ज्यादा है रेंट रिपेयर्स के, तो मेरा तो 25 लाख से भी कम हो जाएगा। बट मेरा भाई जो है वो 50 लाख में से 75,000 का डिडक्शन ले भी लेता है, तो उसको 49,25,000 पे टैक्स आएगा यार। सो इज इट फेयर या अनफेयर? अनफेयर है, कंप्लीटली अनफेयर है। बट बिजनेस वाले का खर्चा भी हो रहा है, उसका भी तो कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही रहेगा, बट उसको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं यार? तो गवर्नमेंट को ने देखा कि यार जितने भी सैलरीड वाले हैं ना, उन लोग ये सारे डोनेशंस का फायदा उठाते हैं कि 100% मार्केट में जाओगे तो सेटिंग होता है। तो एक आदमी होता है, बोलता है डोनेशन दे, मैं 2% कमीशन लूंगा, तो उसको अपन डोनेशन देते हैं 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का अपन डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। 2% कमीशन गया भी तो भी 30% टैक्स बचा ना यार। तो 2-5% में क्या जा रहा है? सुन रहे हो क्या? सो लोगों ने चालू किया, सैलरीड वाले ही करते हैं नॉर्मली, बिकॉज उन लोग को डिडक्शंस नहीं मिलता है और टैक्स सबसे ज्यादा आता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बिजनेस वाले को माल बेच के 5 करोड़ मिला और सैलरी वाले को सैलरी 5 करोड़ मिला, तो सैलरी वाले से आधा टैक्स भरेगा बिजनेस वाला, वो डिडक्शन क्लेम कर ही लेगा, बट इसको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अभी रियलाइज किया, अभी मतलब लास्ट टू लास्ट बजट में, और बोला कि यार हम लोग को है ना ये सब फ्रॉड ही है। जेन्यून डोनेशन, जेन्यून डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए का, जेन्यून डिडक्शन मैक्सिमम बोल रहा हूं कितने का? 2 लाख। उसके बाद तो सब जो है वो फ्रॉड ही है। कोई सुन रहा है क्या? तो अगर फ्रॉड ही है तो यार ये डिडक्शन हटा ही दो ना। तो इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने बोला कि आपके पास 2 स्लैब रेट है, 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, मोर देन 15, और एक पुराना स्लैब है जिसमें बहुत कम ज्यादा टैक्स है, 0 to 250, 250 से 5, 5 to 10, मोर देन 10, वो छोड़ दो क्या है। बट 2 अलग अलग स्लैब है। यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कम है, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है। जैसे कल का बजट अगर देखा है तो अभी 24 लाख के ऊपर 30% हो गया। किसके ऊपर? बट वो भी नए वाले में। नए वाले में मतलब जैसे आपको सैलरी में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिलेगा, फिर लीव सैलरी का नहीं मिलेगा। अरे बोलो ना, अपन ने जो 115 बीएससी बढ़ा था ना, तो वो रेट जो नया अनाउंस हुआ है कल, वो भी आपको 115 बीएससी में एप्लीकेबल है। किधर एप्लीकेबल है? 115 बीएससी। मतलब ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? तो अब गवर्नमेंट है ना तुम लोग को हैंडी के, मतलब गवर्नमेंट चाहता है अभी मेरे को टैक्स भरना है, तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मल इनकम सारे डिडक्शन माइनस, और फिर 0 से 250, 250 से 5 वाला स्लैब निकालता हूं। और अभी मैं क्या करता हूं, सेकेंड और एक ऑप्शन करता हूं, 115 बीएससी, जहां पे डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलता है और टैक्स रेट वो 3 लाख 7 लाख वाला ले लेता हूं। कोई सुन रहा है क्या? और फिर मैं कंपेयर करता हूं कि कौन सा अच्छा है। जो अच्छा है मैं वो चूज करता हूं। अरे बराबर है। अरे बट जो अच्छा है वो चूज करने के लिए आपको डिडक्शन के खर्चे भी तो करने पड़ेंगे ना यार। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अब गवर्नमेंट ने अभी जो बजट था उसमें इतना टैक्स रेट सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब 24 लाख के ऊपर 30% कर दिया। तो अब आप ये सब टाइम पास करोगे,
फेक डोनेशन ये सब, तो आपका कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है। कोई सुन रहा है क्या? सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल नाउ स्विच टू 115 BSc। तो गवर्नमेंट 115 BSc को प्रमोट करना चाहता है। किसको प्रमोट करना चाहता है? 115 BSc। एक ही उन लोग का मिस्टेक हो रहा है, इतना सारा उन लोग ने किया है, एक चीज और करे ना तो पुराना टैक्स रिजिम डिलीट ही हो जाए। उन लोग को सिर्फ 80C और 80D जो है वो 115 BSc में दे देना चाहिए बस। क्या 80 और फिर बाद में अभी मेरे को बोलना इन लोग डिलीट क्यों नहीं कर रहे? जब फ्रॉड हो रहा है तो डिलीट क्यों नहीं कर रहे? कोई सुन रहा है क्या? बिकॉज अगेंस्ट अगर कुछ जाता है, जब लॉ बनता है, लॉ बनाने के बाद आप लॉ के अगेंस्ट कुछ बनाओगे तो फिर प्रोटेस्ट हो जाता है। कोई सुन रहा है क्या? तो अभी इन लोग इसको डिलीट नहीं कर पा रहे बिकॉज बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सर हमने तो होम लोन लिया ये सोच के कि 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, हमने LIC निकाला ये सोच के कि तुम डिडक्शन दोगे। कोई सुन रहा है क्या? अभी आप डिडक्शन ही डिलीट कर रहे हो, तो सुन रहे हो क्या? तो जो 80C और 80D है दे शुड इनकॉर्पोरेट इन 115 BSc। अगर वो कर दिया तो फिर तो पूरा डिलीट ही कर दो। कोई सुन रहा है क्या? सिंपलीफाई हो जाएगा। टैक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। कोई सुन रहा है? सो बस वो मेरा वो है, क्या बोल रहे हैं, सजेशन है, बट सुनेगी नहीं बिकॉज तुम लोग नहीं सुन रहे, उधर तक आवाज कैसे पहुंचेगी? सुन रहे हो क्या? तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में बेटा सेक्शन 80C से 80U आता है। सारे सेक्शंस अपने को एप्लीकेबल नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एप्लीकेबल है, जैसे कि 80C आता है एन ट्यूलिप NFS। क्या बोला? बराबर है, ये समझो ना, ये अज्यूम करो ये एक ही डिडक्शन पहले था, अज्यूम करो बस, बाद में सब ऐड होते रहे। तो इन लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला यार हम लोग का 2 चीज हम लोग को कंट्री में करने का है। पहला, लोगों में सेविंग्स एंकरेज करने का है और असेंशियल इन्वेस्टमेंट एंकरेज करने का है। क्या बोला? सेविंग्स एंड असेंशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, हम लोग को चाहिए कि लोग कुछ जरूरी खर्चे है वो भी करें। पहला क्या था? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोला? खर्चे, मतलब जैसे तुम्हारे बच्चे का ट्यूशन फीस है तो यार हम लोग ट्यूशन फीस तो भर नहीं रहे बट हम तुमको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर तुम ट्यूशन फीस भरोगे तो हम लोग डिडक्शन देंगे और तुमको टैक्स नहीं आएगा। क्या डिडक्शन देंगे? और तो अभी हम लोग फीस तो नहीं भरने वाले। तो एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, एक एक्सपेंसेस का, एक असेंशियल एक्सपेंसेस, एक क्या है? सो गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज तू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाल दे प्लीज। किधर डाल दे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। बराबर, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है बेटा। गवर्नमेंट बोलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। बराबर है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो और उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आप डालोगे उसका डिडक्शन में, अब तुम लोग है ना यहाँ पे पढ़ोगे इंटरेस्ट है तो बेटा 90% सेविंग्स एक्सपेंस है। क्या बोला? 90%। तो गवर्नमेंट बोलता है बेसिक तो सेव करो कम लोग जिंदगी में, नहीं तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। सुन रहे हो कि नहीं यार? तो गवर्नमेंट बोलता है NSC हम लोग ने इशू किया सर्टिफिकेट, उसमें इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट री इन्वेस्ट होएगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा। 5 लाख रुपए का, 1 लाख का NSC सर्टिफिकेट खरीदा तो वो 1 लाख तेरा इन्वेस्टमेंट है, बट तेरा जो भी टोटल इनकम है 5x का उसमें से तो 1 लाख माइनस कर सकता है। तो वो पैसा 1 लाख रुपया खर्चा हो गया तेरा या इन्वेस्टमेंट हुआ, बट फिर भी तू उसमें से डिडक्शन कर सकता है। मतलब मेरा 5x का टोटल GT है सपोज 8 लाख है और मैं 1 लाख NSC में डालूं तो 8 लाख माइनस 1 लाख 7 लाख पे टैक्स आएगा। बेनिफिट या नो बेनिफिट? बेनिफिट ना, बिकॉज तेरा पैसा जा थोड़ी ना रहा है, इन्वेस्टमेंट ही तो रहा है। फिर वो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जब मिलेगा तो अदर सोर्सेज में जाएगा। अरे यार इंटरेस्ट मिलेगा तब, और जैसे ही इंटरेस्ट मिला तो अदर सोर्सेज में लेके जाना है। फिर वो इंटरेस्ट तू विड्रॉ नहीं करता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जैसे री इन्वेस्ट हुआ वापस से डिडक्शन 80C में ले लेना। 1 लाख रुपए NSC का सर्टिफिकेट खरीदा पहले साल में तो किधर जाएगा? 80C माइनस करो अपने टोटल में से। कोई सुन रहा है क्या? कौन से हेड में से? कौन से हेड में से माइनस करूं? टोटल में से, एक हेड में से नहीं, टोटल में से। बराबर है। फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर में मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला और जो री इन्वेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो 2 इफेक्ट है। पहला, इंटरेस्ट ऐड करो अदर सोर्सेज में, फिर वही इंटरेस्ट वापस से माइनस करो 80C में। क्या वाला? पहले इंटरेस्ट किधर ऐड करना है? अदर सोर्सेज, और फिर बाद में क्या करना है? माइनस। किधर माइनस करना है? 80C में। समझ रहा है क्या? मतलब तुम लोग को इन्वेस्टमेंट हो गया, खर्चे का डिडक्शन मिल गया और तुम्हारा इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट एग्जाम जैसा हो गया। कोई सुन रहा है क्या? फिर गवर्नमेंट बोलता है कि यार तू ट्यूशन फीस क्यों नहीं भर रहा है? क्या नहीं भर रहा है? ट्यूशन फीस किसका? फुल टाइम एजुकेशन का, फुल टाइम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ऑफ क्या बोला है? 2 चिल्ड्रन। सो तू 2 बच्चों लोग का ट्यूशन फीस पे कर,
सुन रहे हो क्या, या तो तेरे बच्चे या तो ऐसे बच्चे जिसका तू लीगल गार्डियन है तो उसका डिडक्शन 80C में हम लोग दे देंगे। अब बेटा फुल टाइम एजुकेशन बोला है, रिपीट नहीं करे यार, फुल टाइम एजुकेशन। क्लास में जो तुम लोग ने फीस पे किया वो फुल टाइम एजुकेशन है क्या? नहीं है ना, तो उसका डिडक्शन नॉर्मली नहीं मिलता है, बट लेने वाले ले लेते हैं। क्या वाला लेने वाले? बिकॉज वहां पे लिखा नहीं है कि इंस्टीट्यूट कौन सी है, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट एक्चुअली कोई मिलता नहीं है, बट लोग लेने वाले ले ही लेते हैं। कोई सुन रहा है क्या? सो टी मतलब क्या है? ट्यूशन फीस। किसका पे किया है? एनी टू चाइल्ड। और क्या पे किया है? फुल टाइम एजुकेशन के लिए। किसके लिए पे किया बेटा? फुल टाइम एजुकेशन। गवर्नमेंट बोलता है यार यूनिट्स ऑफ यूटीआई में इन्वेस्ट कर प्लीज, यूनिट्स ऑफ यूलिप में इन्वेस्ट कर दे प्लीज। सुन रहे हो कि सो गए हो? पता नहीं चल रहा है। हाँ इधर है क्या? यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर प्लीज। कोई सुन रहा है क्या? और सबसे बड़ा तो बेनिफिट इन लोगों ने नहीं दिया गवर्नमेंट। सुन रहे हो कि नहीं? तो गवर्नमेंट को है ना इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना था, एक कांग्रेस का ही दिमाग है। तो मनमोहन सिंह वॉज एन इकोनॉमिस्ट ना यार, तो इकोनॉमिस्ट को मालूम है कि स्टॉक मार्केट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसने बोला कि यार लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में, FD में, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को प्रमोट करने का जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम होता है स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न्स दे सकता है। अरे बट वो रिटर्न्स रिस्की भी तो है यार, तो अगर रिस्की है तो पैसा इन्वेस्ट कैसे करूं? तो आज गवर्नमेंट ने आके अनाउंसमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, हम लोग 1.5 लाख का डिडक्शन देंगे। लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा डूब गया तो उन लोग बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम इन्वेस्ट मत करो, तुम एक फंड मैनेजर को दो जो एक्सपर्ट है यही करने में, जो पूरा टाइम मार्केट में ही घुसा हुआ है। तो फंड मैनेजर मतलब म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर मतलब तो तुम उन लोग को पैसा दो, उन लोग तुम्हारे बदले इन्वेस्ट करेंगे। और अगर तुम लोग ने उसको पैसा दिया और उसने आगे इन्वेस्ट किया तो हम लोग तेरे को डिडक्शन देने के लिए रेडी है, बट वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका नाम है ELSS, एक्चुअली नाम मैंने रॉन्ग लिखा, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। क्या वाला? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये कांग्रेस ने चालू किया था, तो उसने बोला कि यार इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, सुन रहे हो कि नहीं यार, तो हम लोग को एंकरेज करना है स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए, बट डायरेक्ट डालेगा पैसा डूब सकता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू डालो, और अगर डालोगे तो हम लोग डिडक्शन देने के लिए रेडी है। क्या हम लोग डिडक्शन देने के लिए रेडी है? कौन से यूनिट्स में? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। क्या? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सुन रहे हो क्या? सो आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा, डिडक्शन भी मिलेगा, मतलब फायदा ही फायदा है। कोई सुन रहा ही नहीं है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूलिप एंड ELSS, रिपीट नहीं करें। क्या? यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड ELSS बराबर है। गवर्नमेंट बोलता है नीरज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होगा। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला नहीं है सर, क्या मालूम, मैं मर गया उसके बाद क्या होएगा मुझे क्या मालूम, सोना वोना जमा किया मेरे फैमिली को मिल जाएगा। बोलता है अरे यार तू समझ नहीं रहा, तेरे को बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत डिफरेंट होती है। ये टर्म इंश्योरेंस की बात चल रही है। किसकी? बाकी जो भी LIC की पॉलिसी है सब बकवास है। LIC से कोई पॉलिसी नहीं लेने का, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस है तो लो, बाकी कुछ नहीं लेने का। कोई सुन रहा है क्या? टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस में गवर्नमेंट बोलता है कि यार तू जो सोना बचा रहा है अपने परिवार के लिए, घर खरीद रहा है उनको देने के लिए, वो तो तू कर, हमने रोका थोड़ी ना। बट तू ये सोच, अगर तू आज पॉलिसी निकालता है, सपोज तुम्हारी एज है 25, 30, 35, तो 14,000 रुपया तुझे पर एनम भरना है। कितना? ओनली 14,000 पूरे साल का। और उसके अगेंस्ट तुमको पॉलिसी मिलती है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की। कोई सुन रहा है क्या? तो यार आज तू हर साल 14,000 भरेगा। कोई सुन रहा है क्या? तो 100 साल, तो मेरे को बोलना 14,000 तुमने भरा 50 साल के लिए, कितना होता है? सिर्फ 7 लाख भरा। अरे 50 साल तक भर रहा है यार, कितना भरा? बट अगर तू मरेगा तो तेरे फैमिली मेंबर को उसके बदले 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो 7 लाख रुपए के सामने 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, कोई खोटी बात है क्या? नहीं तो तुझे LIC निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? निकालना। अरे यार कोई डाउट ही नहीं है। LIC का प्रीमियम जितना तुम जल्दी एज पे लोगे ना, 25 साल 30 साल पे 80 ईयर्स तक की पॉलिसी मिलती है। मतलब ऐसा पॉलिसी होता है कि 80 साल तक आपको मरना जरूरी है। 80 साल तक नहीं मरे तो पैसा डूब गया तुम्हारा। कोई सुन रहा है? आज के डेट में तुम लोग को लगता है कोई 80 साल जिएगा? नहीं। तो तुमने अगर 25 साल की एज में भी पॉलिसी निकाला, 15,000 रुपया भी भरा, कितने साल तक भरना पड़ेगा? 55 ईयर्स। 55 ईयर्स अगर 15,000 भर रहे हो, कितना भर रहे हो? 15,000। तो 8 लाख का भी खर्चा लो ना, 8 लाख के सामने 1 करोड़ रुपया तुम्हारे फैमिली को मिल रहा है। अरे यार कितना भी टाइम वैल्यू हो फ्यूचर में, बट फायदा है या नहीं है? ऐसा कोई बोलेगा कि 1 करोड़ रुपया मिल रहा है बट टाइम वैल्यू तो उसका कुछ नहीं है तो नहीं लूंगा?
अरे लेगा तो से ना, पैसा ही तो पैसा, कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है यार LIC निकालो, इतना प्रमोट करने के बाद भी लोगों ने नहीं लिया, तो बोला तुम लोग प्रीमियम भरो, प्रीमियम का डिडक्शन दे देंगे। क्या प्रीमियम भरोगे तो प्रीमियम का डिडक्शन दे देंगे। सो गवर्नमेंट बोलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करो यार, तुम लोग थोड़ा हम लोग की मदद भी कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीद लो प्लीज। क्या खरीद लो? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। रिपीट नहीं करे यार, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, तो हम लोग आपको डिडक्शन दे देंगे। गवर्नमेंट बोलता है प्रोविडेंट फंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा है? SPF में कर, RPF में कर, और क्या था, PPF में कर, UPF में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सो प्रोविडेंट फंड का एडवांटेज मैंने बता दिया, वापस नहीं बता रहा हूं। तो अगर तू प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेगा तो डिडक्शन लेके जा। अरे ये फायदा हो रहा है अपना, नुकसान? क्या फायदा? खर्चा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी मिलेगा, और डिडक्शन मिलने की वजह से टैक्स भी नहीं आएगा। कोई सुन रहा है क्या? सबसे मेन तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। क्या बोला? अमाउंट ऑफ होम लोन। अगर तुम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी या स्कीम देखोगे ना, तो तुम लोग को रियलाइज होएगा कि अपन इंडियन ऑब्सेस नहीं है घर खरीदने के लिए, इंडियन के साथ साथ गवर्नमेंट भी ऑब्सेस्ड है तुमको घर दिलाने के लिए। अरे वो होता है ना, अपना खुद का घर होना एक सपना है सबका यार, तो वो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं घर नहीं खरीदना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? तो वो सब अगर तुम लोग देखोगे, गवर्नमेंट खुद इंडिया का इंकरेज करता है कि तुम घर खरीदो। मैंने बोला सर घर खरीदने का पैसा नहीं, बोलता है लोन क्यों नहीं ले लेते हैं। मैंने लोन ले लूंगा तो क्या होएगा? तो बेटा याद होएगा, तो SOP में इंटरेस्ट का 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। सो 2 लाख पे 30% के हिसाब से 60,000 टैक्स बच गया। कितना? 60,000 टैक्स, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन है, जो कि तेरा खर्चा भी नहीं है, प्रिंसिपल तो जो पैसा आया वही जा रहा है ना यार, फिर भी हम लोग उस पर 1.5 लाख का डिडक्शन इधर देंगे। कितने का डिडक्शन देंगे? तो 2 लाख का उधर मिला, 1.5 लाख का इधर मिला, 3.5 लाख का डिडक्शन हो गया, मतलब 90,000 रुपए जितना टैक्स बच गया। अरे 90,000 मतलब मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट 1-2 महीने का तो ये मैं गवर्नमेंट नहीं भर दिया यार। नहीं समझा मैंने क्या बोला? होम लोन में 2 चीज होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बेसिस पे EMI भरता हूं, तो EMI जब मैं भर रहा हूं तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है EMI में उसका 1.5 लाख का डिडक्शन मिला, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो SOP में 2 लाख का डिडक्शन मिला। तो 3.5 लाख पे 30% मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख जितना टैक्स तेरा बच गया। अब तू हर महीने EMI भर रहा है, 50,000 भी EMI भर रहा है, तो 1 लाख टैक्स बच गया। इसका मतलब क्या? 2 EMI तो गवर्नमेंट ने भर दिया ना यार इनडायरेक्टली। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे लो है एज कंपेयर टू अदर लोन्स, फार्मिंग लोन से भी कम है। कोई सुन रहा है क्या? सो होम लोन जो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट है, गवर्नमेंट तुम लोग को ऑलमोस्ट 3.5 लाख का डिडक्शन देगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख जितना टैक्स बच जाएगा। सो पीपल विल बी एंकरेज या विल नॉट बी एंकरेज? विल बी एंकरेज ना। तो गवर्नमेंट को जो चीज एंकरेज करनी थी इधर डाल दिया। प्रोविडेंट फंड एंकरेज करना था, इधर आ गया। इक्विटी में इन्वेस्ट एंकरेज करना था, इधर आ गया। LIC इन्वेस्ट करना था, इधर आ गया। घर करना था, इधर आ गया। तो सुन रहा है क्या? अगर आप नाबार्ड के सीख स्कीम में पैसा डाल देते हो, किसके? ये लिख रहा हो बेटा, बट एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक, बराबर है। सो नाबार्ड की स्कीम में पैसा डालोगे तो इधर आएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सब ने बोला कि सर सब अग्रीड, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, इधर डालो, उधर डालो, आपने बोल दिया, बट सबसे बेसिक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक माना जाता है वो FD माना जाता है। अरे बाकी लोग को तो ना गाँव में NSC पता है, तो गवर्नमेंट बोलता है तो चलेगा FD में डालो। बट FD का प्रॉब्लम क्या है? आज डालोगे डिडक्शन लोगे, कल तोड़ दोगे। तो आप अगर 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में डाल रहे हो, क्या बोला? 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में डाल रहे हो, तो हम लोग डिडक्शन देने के लिए रेडी है। कितने, कौन से टर्म डिपॉजिट में? 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में डिडक्शन हम लोग देने के लिए रेडी है। इतना पॉइंट समझेगा क्या? और फिर बाद में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल रहे हो, क्या बोला? सीनियर सेविंग स्कीम में पैसा डालो, डिडक्शन लेके जाओ। क्या सुन रहे हैं? सुकन्या समृद्धि अकाउंट, क्या बोला है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट। वो गर्ल चाइल्ड के लिए इन लोग ने चालू किया है कि अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके अगेंस्ट पैसा इन्वेस्ट करो, डिडक्शन लेके जाओ, और जब वो 18 साल की होगी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा। कोई सुन रहेगा? सो दैट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये सब डिडक्शंस 80C में लिस्टेड है, बट बेटा इसमें 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख इधर, ऐसा नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाए। तो गवर्नमेंट बोलता है ये पूरा 80C है ना, पूरा ये प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, ये तीनों सेक्शन मिला के 1.5 लाख रुपए। अकेले NSC का 1.5 है, प्रोविडेंट फंड का 1.5 है,
होम लोन का 1.5 है या पूरा 80C? नहीं, पूरा 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 तीनों सेक्शन मिला के 1.5 लाख है। मतलब रफली तुम्हारा 30 के हिसाब से 45,000 टैक्स बचेगा। कितना बचेगा? 45,000। अगर किधर किधर इन्वेस्ट किया है तो 80C में क्या क्या आता है? एन ट्यूलिप NFS, रिपीट नहीं करे, क्या बोला? एन ट्यूलिप NFS, रिपीट ही नहीं करे यार, एन ट्यूलिप NFS। अगर तुमने फिर ये गवर्नमेंट ने 80CCC तो अभी कोई करता नहीं है बट है काम का, गवर्नमेंट ने फिर ना प्रोविडेंट फंड हिट होने के बाद पेंशन फंड चालू किया। एक्चुअली बहुत फायदा है। क्या चालू किया? पेंशन फंड में बोला कि अगर नीरज तू सेल्फ एम्प्लॉयड है, तेरा कोई कंपनी नहीं है, तेरी कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब क्या? मतलब तेरा कोई फ्यूचर में पेंशन वेंशन नहीं मिलने वाला है ना यार। तो तू LIC के पास जा और LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा, उन लोग के पेंशन स्कीम में पैसा डाल दे। किस में डाल दे? तो तू एवरी मंथ प्रीमियम भरता रहे 15 साल तक। 15 साल के बाद तेरे को एक XYZ अमाउंट कंपनी से मिलता रहेगा, LIC वालों से। तो इसको बोलते हैं पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या? पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया, बिकॉज अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब चिंदी सा अमाउंट मिल रहा है। कितना? चिंदी सा। तो अपन प्रीमियम भरते हैं बहुत ज्यादा, बट अमाउंट जो विड्रॉल पे मिलता है बहुत कम मिलता है, तो इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहा। बट फिर गवर्नमेंट एक बहुत अच्छे स्कीम के साथ आया, बोलता है कि यार एग्जैक्ट प्रोविडेंट फंड वाला स्कीम चालू करो। एग्जैक्ट सुनते नहीं हो, मजा नहीं आ रहा है। सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे, सो जाओगे आप, मुझे लग रहा है। बराबर है बेटा। अभी मेरे को बोलो, कंपनी है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कभी जिंदगी में अपने लिए एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देता है, कभी जिंदगी में कोई कंपनी। तो अगर तुम कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो और वो बोलेगा कि देख हम बेसिक सैलरी देंगे, घर का रेंट भी देंगे, कोई सुन रहा है क्या? हम लोग के कोई कुछ नहीं मिलता है अपने को, सब बकवास है। इन लोग है ना, पहले एक मीटिंग रखते हैं कंपनी वाले से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उन लोग बोलते हैं यार अपने यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट खाली है। किसका पोस्ट खाली है? तो इन लोग बोलते हैं अपने को उसको हायर करने का है। और इन लोग मीटिंग में भाई साहब डिस्कस करके रखते हैं कि अपन ये पोजीशन के लिए मैक्सिमम 25 लाख रुपया दे सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। कितना मैक्सिमम? 25 लाख। अब जब वो 25 लाख इन लोग सोचते हैं ना, तो तुमको आके ये नहीं बोलते कि 25 लाख सैलरी देंगे, तुमको आके बोलते हैं कि 18 लाख देंगे। कितना? प्लस तेरे बदले 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड में डालेंगे, प्लस तेरे बदले 2 लाख रुपए हम लोग ये करेंगे। सो ये सुन रहा है क्या? एक कार देंगे, घर देंगे एंड सो ऑन। कोई सुन रहा है क्या? सो वो कुछ अपने जेब से नहीं भरता है, वो अपने सैलरी में से पहले अपने को कम करके बताता है और फिर बोलता है एक्स्ट्रा इतना मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? अरे यार बोलो यार। तो बेटा कंपनी का अपने जेब से कोई पैसा जाता है क्या? नहीं जाता है, बराबर है। तो गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेट वाले अपने कंपनी के लोगों को पेंशन नहीं देते रिटायरमेंट के बाद। 90% प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है। कितना? 90%। तो यार इन लोग ने क्या बोला प्राइवेट कंपनी को कि तुम लोग नहीं दे रहे हो, बिकॉज अगर वो कंपनी छोड़ देता है तो अब तुम्हारे लिए वो बोझ बन गया कि यार काम पे भी नहीं आ रहा है और फोकट का पैसा जा रहा है मेरा। कोई सुन रहा है क्या? तो तुम एक काम करो, जैसे हम लोग ने प्रोविडेंट फंड चालू किया था एग्जैक्टली वैसे हम लोग ने पेंशन फंड चालू किया है। क्या चालू किया है? जहां पे एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा। कौन कंट्रीब्यूट करेगा? और तुम लोग को भी उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तुम लोग जो कंट्रीब्यूशन करोगे बेटा वो तुम्हारे जेब से तो नहीं जा रहा है। तुम उसको सैलरी 25 देने वाले थे, उसको बोलो 23 देंगे और ये 2 लाख रुपया पेंशन फंड में डाल देंगे। कितना देने वाले थे? पूरा देने बोला या 23 और 2 लाख रुपया, तो तुम्हारा तो 25 लाख ही खर्चा हुआ ना यार। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 25 प्लस 2 लाख डालो। तो सुन रहा है क्या? तो तुम्हारा सेम ही खर्चा हुआ, बट जो एम्प्लॉई है उसका फायदा हो जाएगा। पोस्ट रिटायरमेंट उसको पर मंथ पेंशन मिलता रहेगा, जो नॉर्मली नहीं मिलता है। क्या? जो नॉर्मली नहीं मिलता है। कोई सुन रहा है क्या? और गवर्नमेंट ने खुद के लिए भी स्कीम चालू कर दिया। बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद अपने को इन लोग को पैसा देना पड़ता है पेंशन के नाम पे, अपने लिए भी एक्सपेंस बढ़ता है। सुन रहे हो क्या? नहीं यार। तो इन लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को तो मैंडेटरी कर दिया। बोलते हैं ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुम 2014 के बाद गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पगार में से हम लोग इतना काट के देंगे टुवर्ड्स पेंशन फंड। टुवर्ड्स क्या बोला? प्लस हम लोग अपने जेब से भी डालेंगे। प्लस हम लोग क्या बोला? अपने जेब से भी डालेंगे। तो सेम है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है बेटा उसका डिडक्शन मिलता है 80CCD1 में। किधर मिलता है? 80CCD1 में। और ये जो डिडक्शन मिलता है बेटा, ये सुन रहे हो कि नहीं यार? मैक्सिमम मिलता है 10% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम कितना मिलता है? 10% सैलरी। तो पहले तो 80CCD1 की लिमिट है 1.5 लाख।
कितने की लिमिट है? तो अमाउंट वाइज तो 1.5 लाख है ही, बट परसेंटेज वाइज भी 10% से ऊपर नहीं डाल सकते, परसेंटेज वाइज भी 10%। एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है उसका 2 इफेक्ट होएगा। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सैलरी, क्या बोला? ऐड टू सैलरी। और सेकेंड इफेक्ट होएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2। क्या बोला? अंडर सेक्शन 80 CCD2। मेरे को बोलो, ऊपर अपन ने जो 1.5 लाख का लिमिट पड़ा वो किसको मिला के? 80C, 80CCC, 80CCD1, तीनों। 80CCD2 था क्या उधर? तो 80CCD2 जो है उसका अलग से डिडक्शन मिलता है। किधर मिलता है? अलग से, मतलब 1.5 लाख के ऊपर है, बिकॉज उसका नेट इफेक्ट 0 हो रहा है यार। आंसर बोलेगा मेरा सैलरी है 50 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख। तो 5 लाख अगर एम्प्लॉयर ने अपना पेंशन फंड में डाला तो पहले अपन सैलरी में 5 लाख ऐड करेंगे, फिर 80CCD2 में 5 लाख लेस करेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। अरे यार समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो मॉनिटरी लिमिट। रिपीट ही नहीं कर रहा है बैच यार। मतलब 2 लाख 5 लाख जितना माइनस करना है करो, बट मैक्सिमम कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। तो परसेंटेज वाइज एम्प्लॉय अपने इसमें 10% डाल सकता है, एम्प्लॉयर अपने इसमें 10% डाल सकता है। एम्प्लॉयर जब पैसा डालेगा तो पहले ऐड करो फिर लेस करो, तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। अरे सुन रहे हो कि नहीं यार? मैं खुद पैसा डालूंगा तो किधर जाएगा? 80CCD1। क्या बोला? 80CCD1। और 80CCD1 में कितना डिडक्शन मैक्सिमम है? हाँ, बट अमाउंट वाइज 1.5 लाख। बट 1.5 लाख अकेले वन का या और भी है? तो LIC, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड सब मिला के 1.5 लाख रुपया है। तो लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं बताया यार। बोलते हम लोग का 1.5 लाख का लिमिट तो यूज हो ही गया ना, तो फिर अभी और कौन इन्वेस्टमेंट करे, बिकॉज कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इन लोग ने नया अमेंडमेंट लाया 3 साल पहले और बोला कि नीरज, अगर तेरा 80CCD1 का लिमिट यूज हो गया, लिमिट मतलब कौन सा वाला? 1,50,000, तो कोई बात नहीं, तू एडिशनली 50,000 का डिडक्शन ले सकता है। बराबर है? ओवर एंड अबाउ 150। ओवर एंड अबाउ क्या बोला? 150। आंसर बोलोगे बेटा, मेरा प्रोविडेंट फंड में मैं अपना कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली 1.5 लाख डालता हूं और पेंशन फंड में मैं एग्जैक्टली 50 डालता हूं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? 150 का मैं बोल सकता हूं 80C में 1.5 लाख का लिमिट में आ गया, और पेंशन फंड का CCD1B में 50,000 का आ गया, मतलब 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। कितने का डिडक्शन मिल सकता है? कैसे आया? कैसे 2 लाख? प्रोविडेंट फंड का उधर चला गया और पेंशन फंड का 80CCD1B में आ गया। आंसर बोलोगे उसके पीछे? पेंशन प्रोविडेंट फंड में 80,000 रुपया मैंने डाला है और पेंशन फंड में 50,000 रुपया मैंने डाला है, क्या होएगा? प्रोविडेंट फंड में 80,000 है, पेंशन फंड में 50,000 है। अब मैं बोल सकता हूं इसमें 80CCD1 भी यूज करना ही नहीं है यार। प्रोविडेंट फंड का कितना है? 80, पेंशन फंड का कितना है? 50, तो टोटल 130 है ना। तो 1.5 लाख का लिमिट यूज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, मतलब 130 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 130। ये किधर लिखा हुआ है 1.5 लाख यार? 80CCE में किधर लिखा है? 80CCE बोलता है 80C प्लस CCC प्लस CCD1 सब मिला के कितना है? 1,50,000। आंसर बोलेगा उसके पीछे बेटा, मैंने प्रोविडेंट फंड में 1,20,000 रुपया डाला और पेंशन फंड में मेरा कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपए का है, क्या करूं? प्रोविडेंट फंड में 1,20 और एम्प्लॉय मेरा खुद का पेंशन फंड में 80,000 का कंट्रीब्यूशन है, टोटल 2 लाख का है, क्या करूं? 1.5 लाख में बोल सकता हूं वो CCC और CCD1 में चला गया और 50,000 रुपया 80CCD1B में। अरे बोलो यार, तो 2 लाख पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। 1.5 लाख रुपया ये तीनों का लिमिट 80CCE के हिसाब से और 50,000 फॉर
80CCD1B, इज दैट पॉइंट क्लियर? आंसर बोलेगा लास्ट बेंच। प्रोविडेंट फंड में 1,80,000 डाला है और पेंशन और LIC का प्रीमियम भरा है 20,000 रुपए का। हाँ, प्रोविडेंट फंड और LIC 150 मिलेगा या 50 और भी मिलेगा? 80CCD1B का मिलेगा नहीं मिलेगा? 80CCD1B सिर्फ पेंशन फंड के लिए। अरे यार, सबके लिए ओनली पेंशन फंड। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आपका 80C वाला है ना यार, तो 1.5 लाख से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। सो सब मिला के 2 लाख नहीं है। पेंशन फंड में अगर डाला है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर। आंसर बोलोगे? क्या बोल रहे हैं? पेंशन फंड का वर्किंग बताओ, कौन कौन पैसा डालेगा? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई ने जो डाला वो 10% ऑफ सैलरी अलाउड है। एम्प्लॉयर का भी 10% ऑफ सैलरी अलाउड है। इज दैट मच क्लियर? एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा उसका 80CCD1 में मिलेगा, जो 1.5 लाख के लिमिट में आता है। और अगर बच गया डिडक्शन मिलना तो 80CCD1B में मिलेगा, जो किधर जाता है 50,000। इतना पॉइंट समझेगा। एम्प्लॉयर जो डालेगा उसका 2 इफेक्ट, क्या? पहले ऐड करो फिर लेस करो, मतलब नेट इफेक्ट 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। CCD2 में 1.5 लाख वाला कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14% ऑफ सैलरी अलाउड है। कितना अलाउड है? 14% ऑफ सैलरी। इतना पॉइंट याद रहेगा? श्योर। हाँ, दोनों में। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? वाई प्रोविडेंट फंड, वाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड? पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्यों चालू किया था वो मेरे को बताना है तुम लोग। सॉरी, पर यार मस्त पढ़ के आया कोई आदमी। मैंने बोला था कि जो एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी का एम्प्लॉयर है, उसमें तो यार उन लोग डाल ही रहे ना। बट अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मेरे को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। किसका? तो अगर मुझे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई सुन रहा है क्या? तो फिर यार मेरा तो लॉस हो रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या चालू किया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो वैसे ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं हो गया, शर्मा सर हो गए, पटेल सर हो गए, बेटा इन लोग का कोई एम्प्लॉयर नहीं है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो हम लोग को पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है, तो बोलता है तुम खुद का पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकते हो। सेम रूल एप्लीकेबल है। कोई सुन रहा है? बट यहाँ पे 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ टोटल इनकम अलाउड है। क्या अलाउड है? अरे यार, एम्प्लॉयर को 2 अलाउड है ना, मेरा 10 और एम्प्लॉयर का 10। मेरा भी 10 अलाउड है, एम्प्लॉयर का भी 10 अलाउड है। सेल्फ एम्प्लॉयड को 20% खुद का अलाउड हो गया। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझा? पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। टेक्स्ट बुक निकालो प्लीज। एक टेक्स्ट बुक दो ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तुम लोग ऐसा। हाँ चलेगा, दे दो। पेज नंबर 4.2 बेटा रीड करना है, 4.3 रीड करना है, 4.4 रीड करना है, 4.234। सिर्फ अंदर नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ो बस, मोर देन इनफ। हेडिंग पढ़ो बस, कोई मिसिंग है तो बताना। सुपर एन्युएशन फंड अर्ली रिटायरमेंट फंड होता है, तो ये एस में आप ऐड कर सकते हो, S3 हो जाएगा। मतलब अगर तेरे को कंपनी बोलती है 60 साल तक हम लोग एम्प्लॉय रखेंगे, बट अगर तू 60 साल के पहले रिटायरमेंट ले लेता है
मतलब कंपनी निकालती है तो कंपनी तुझे पैसा देती है, तो वो होता है सुपर एन्युएशन फंड, प्री रिटायरमेंट के लिए, प्री अर्ली रिटायरमेंट के लिए, तो उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट किया डिडक्शन मिलेगा। जैसे कंपनी के बॉन्ड्स और डिबेंचर होते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट मतलब बॉन्ड इशू किया कि तू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिबेंचर समझ, वैसा डिबेंचर है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है बस। मैंने पढ़ने बोला है। फाइव ईयर टर्म डिपॉजिट तो ओपन कर सकता है कोई भी बैंक, नेशनल नहीं, प्राइवेट बैंक में भी ओपन कर सकता है। पोस्ट ऑफिस अलग हो गया ना, दो अलग अलग स्कीम है। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेफर्ड, वो छोड़ दो काम करना। डेफर्ड एन्युटी मतलब वो एलआईसी की जो पॉलिसीज होती है ना, जहाँ पे आप प्रीमियम भरते हो और बाद में आपको पैसा मिलता है, तो अलग अलग स्कीम है सारी। तो पोस्ट ऑफिस के अलग है, नेशनलाइज बैंक में जो 5 ईयर टर्म डिपॉजिट ओपन करेगा वो अलग है। हाँ, उधर आता है टैक्स सेवर्स एफडी, तो टैक्स सेविंग एफडी में ओपन किया तो मिलेगा। कोई भी, कोई नेशनलाइज नहीं, प्राइवेट बैंक में जाएगा, एचडीएफसी में जाएगा तो भी मिलेगा। पूरा पढ़ लिया है क्या? क्या
वो आगे आएगा 80U में 40% और 80%। क्या क्या क्या? हाँ तो LIC वाला पढ़ रहा है ना? हाँ बता दो, आंसर बोलो ना बेटा। LIC अपने ATC में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, बट गवर्नमेंट बोलता है LIC का जो तुम प्रीमियम भरोगे ना, प्रीमियम, वो प्रीमियम मैक्सिमम भर सकते हो कितना? 10% ऑफ सम अश्योर्ड। क्या बोला? 10% ऑफ, मतलब सपोज तुमने पॉलिसी निकाली 50 लाख रुपए की, बराबर है, और 50 लाख की पॉलिसी में आप प्रीमियम, सपोज एक आदमी सिर्फ LIC में इन्वेस्ट कर रहा है बस, 50 लाख की पॉलिसी है, उसका प्रीमियम है 60,000 रुपया। कितना है? 60,000 रुपया। तो 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख। तो अपन ने 60,000 रुपया भरा, तो बराबर है या गलत है? बराबर है। 60,000 का डिडक्शन ले सकते हो। वापस से बोल रहा हूं, कितने की पॉलिसी है? 50 लाख, मतलब सम अश्योर्ड इज 50 लाख। 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख तक तुम प्रीमियम भर सकते हो। मैंने 60,000 रुपया प्रीमियम भरा, तो विद इन लिमिट है या नहीं है? तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, डिडक्शन अलाउड है। 50 लाख की पॉलिसी है, मैंने 5 लाख रुपया प्रीमियम भरा, क्या होएगा बताओ? चलेगा। अरे बट 1.5 लाख के ऊपर तो ले ही नहीं सकते ना यार। 50 लाख का 10%, 5 लाख का प्रीमियम अलाउड है। कितने का प्रीमियम अलाउड है? 5 लाख। बट 5 लाख का डिडक्शन तो ना मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 1,50,000। सो जहां पे भी लिमिट है बेटा, परसेंटेज वाइज लिमिट है तो मॉनिटरी लिमिट भी है। परसेंटेज वाइज अकेला है, परसेंटेज प्लस मॉनिटरी है। परसेंटेज प्लस मॉनिटरी है। सुन रहे हो क्या? आंसर बोलोगे 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है और 60,000 रुपए का प्रीमियम है। क्या चलेगा? तो कितना चलेगा? नहीं चलेगा तो कितना नहीं चलेगा? 5 लाख पे 10%, 50,000 का प्रीमियम अलाउड है। तुमने कितना भरा? 60। तो 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। ऐसा डिसअलाउड पूरा नहीं होएगा। 50 का ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10,000 का मिलने वाला नहीं है। तो LIC में जैसे NPS में इंटरनल लिमिट है 10% वाला, वैसे LIC का प्रीमियम, पहले तो आप अपने फैमिली में किस किस का प्रीमियम भर सकते हो? अपना खुद का भर सकते हो। किधर है? खुद का प्रीमियम प्लस स्पाउस का प्रीमियम भर सकते हो, प्लस अपने चिल्ड्रन का भर सकते हो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब चलेगा। अगर मेरा चाइल्ड खुद कमा भी रहा है तो भी मैं प्रीमियम का डिडक्शन ले सकता हूं। कोई सुन रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? LIP का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1.5 लाख की लिमिट के तो बाहर जा ही नहीं सकता है, बट उसमें इंडिविजुअली भी कितना लिमिट है? 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। और अगर कोई तुम लोग में से, ये 3 में से, बीवी या तो खुद या तो बच्चे, कोई उसमें से हैंडीकैप या डिसेबल्ड है, तो उन लोग के लिए प्रीमियम 15% अलाउड है। कितना? वो 1.5 लाख का लिमिट एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, प्रीमियम 15% तक अलाउड है। तो 10 लाख की पॉलिसी है तो नॉर्मली 10 लाख का 10%, 1 लाख का प्रीमियम अलाउड है। कितना अलाउड है? बट अगर हैंडीकैप या डिसेबल्ड है तो 1.5 लाख का प्रीमियम अलाउड है। कितना प्रीमियम अलाउड है? 1.5 लाख। तो LIC में इंटरनल लिमिट है। कितना लिमिट है? 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, और हैंडीकैप है तो, या डिसेबल्ड है तो 15% ऑफ द सम अश्योर्ड। व्हाट इज डिसेबल्ड, व्हाट इज हैंडीकैप, आगे 80C 80U में पढ़ेंगे। 80U और 80 उसमें पढ़ेंगे, डबल D। वो सेम, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन, सेम। हाँ 10D बराबर है। वो अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वहां पे लिखा है तो पढ़ लो। LIC के मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलता है, अगर डेथ के बाद मिला जिसकी पॉलिसी थी तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। डेथ के पहले मिला तो अपन पढ़ेंगे वहां पे 80C इसमें 10D में। क्या क्या क्या? हाँ वो अपन 10D में पढ़ेंगे। अभी से इतना समझ, डेथ के बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस के पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, डेथ के पहले मिलता है तो 10D में आएगा।
वो अपन ने पढ़ा था ना, नहीं अदर सोर्सेज में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलता है ना। अगर कंपनी को पैसा मिला तो पीजीबीपी में टैक्सेबल, मुकेश अंबानी को मिला तो अदर सोर्सेज में, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में डिसेबल पर्सन में इंश्योरेंस पॉलिसी क्या रहेगा, उसको 80 नहीं नहीं वो अलग है, मैं बताता हूँ क्या 80DD क्या है। कौन सी बताओ। शैल नॉट बी, हाँ मतलब अगर सपोज तूने पेंशन स्कीम में पैसा डाला और तूने 1 लाख रुपया प्रिंसिपल डाला और वो 1 लाख के ऊपर सपोज इंटरेस्ट या बोनस कुछ मिला, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। अपन ने एनएससी में क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट जब मिलता है और री इन्वेस्ट होता है तो री इन्वेस्टमेंट का भी डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का नहीं मिलता है। तो नया प्रिंसिपल डालेगा तो ही मिलेगा, पुराने इंटरेस्ट उस सब पे नहीं मिलेगा, नए प्रिंसिपल का मिलेगा बस। कौन सा वाला, कौन से सेक्शन में? दो पेज नंबर आगे एक बार शेयर करो ना, अच्छा पीछे भी दो में एक ही है, क्यों? पेज नंबर कौन से पे? 4.2 पे हो, मैं मिला 4.2 पे आ जाओ प्लीज। हाँ 4.2 पे हो ना। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 80C है, मिला? वहां पे ही लिखना है तो लिखो एन ट्यूलिप NFS, वहां पे 80C में लिखना है तो लिखो N डैश ट्यूलिप में P2 है, NFS S3 है, मिला? और उसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन या हाईलाइट द वर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड पॉइंट काम का नहीं है, थर्ड पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड SPF RPF PPF, प्लीज अंदर मत पढ़ना। फोर्थ पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड सुपर एनुएशन फंड, बराबर ये एस का थर्ड एस है, पहला वाला जो था L था, फिर थर्ड पॉइंट P था, फोर्थ पॉइंट S था, फिफ्थ पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, वहाँ पे भी हाईलाइट करके S लिखो। फिर नेक्स्ट हाईलाइट करो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, N आएगा। फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप, U आएगा, U3 है। फिर वो नेक्स्ट सेम ही है, 8 वाला सेम ही है। पॉइंट नंबर 9 मिला? हाईलाइट द वर्ड अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, काम का है। फिर हाईलाइट द वर्ड नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे U लिखो। फिर हाईलाइट द वर्ड नोटिफाइड पेंशन फंड, काम का नहीं है, प्लीज इग्नोर करना।
फिर काम का नहीं है, 12 काम का नहीं है, 13 काम का नहीं है, मिल रहा है क्या? 14 हाईलाइट करो, ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फुल टाइम एजुकेशन ऑफ मैक्स 2 चिल्ड्रन हाईलाइट करो, टी है वो। 15 इंपॉर्टेंट है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी आ गया बेटा, मिल रहा है क्या? बोलता नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट है, वहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन अलाउड इन हाउस प्रॉपर्टी। पीछे नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट द वर्ड 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, एफ है वो। फिर नाबार्ड हाईलाइट करो, एन है, मिला। फिर 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, उसको एफ लिखो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो एस है, मिल रहा है। एनपीएस छोड़ देना, एटीसीसीडी छोड़ देना। मैक्सिमम डिडक्शन मिल रहा है क्या? हाईलाइट द वर्ड अंडर 80C 1,50,000, अंडर 80C 1,50,000 और आगे लिखो 80C, ये मैंने लिखा है ना, वैसा लिखना, ये मैंने लिखा 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1,50,000 प्लस 80CCD 1,50,000 लिखा है, ओके। फिर बाद में LIC में हाईलाइट द वर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी, मिल रहा है। सामने हाईलाइट द वर्ड 15%, नीचे अदर देन मेंशन्ड ए अबाउ 10%, मिल रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाना, अच्छा सेम पेज के लास्ट में, अच्छा छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे जाना, पार्ट 2 है, मिला 80CCC। अरे बोलो यार, वो ऊपर के 4 पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा है बिकॉज 10D में एग्जामिशन पढ़ोगे, की मैन उधर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 डिडक्शन अंडर 80CCC, हाईलाइट द वर्ड इंडिविजुअल, अगर 80C पढ़ा है तो इंडिविजुअल HUF लिखा होएगा। पेज नंबर 4.2 पे हाईलाइट द वर्ड इंडिविजुअल और HUF, 4.2 पे हाईलाइट द वर्ड इंडिविजुअल और HUF। पेंशन फंड में सिर्फ हाईलाइट द वर्ड इंडिविजुअल। फिर हाईलाइट द वर्ड सेकेंड लाइन में एन्युटी प्लान ऑफ LIC, एन्युटी प्लान ऑफ LIC। सेम लाइन में एनी अदर इंश्योरर, मिल रहा है कि नहीं यार? बराबर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हाईलाइट द वर्ड इंटरेस्ट और बोनस नॉट रिकॉर्ड एज कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम डिडक्शन में हाईलाइट द वर्ड 1,50,000, बाजू में लिखो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1, नहीं तो ऐसा लगेगा सब 1.5 लाख अलग अलग है, बट ये तीनों का मिला के 80C प्लस CCC प्लस CCD 1। नो डीम्ड इनकम where the amount standing to the credit of assessee in the fund in respect of which deduction has been allowed together with interest or bonus account are credited to assessee account is received by the assessee is nominee on account of, highlight the word surrender of annuity plan, as pension received from annuity such amount, highlight the word deemed to be income of the assessee। same line पे withdrawal मिला एंड चार्जेबल टू टैक्स। मतलब कुछ नहीं है बेटा, जब आपका पेंशन फंड से पॉलिसी में पेंशन मिलना चालू होगा तो याद होएगा, तो पर मंथ पेंशन अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये पेंशन भी टैक्सेबल होएगा। क्या होगा? ये पेंशन भी टैक्सेबल होएगा। सो रिमेंबर, पेंशन फंड में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है, बराबर है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बराबर से रीड करना, 80CCD 7.8 पेज तक है, 7.8 पेज तक है, 4.8 तक है, सॉरी। डीम्ड इनकम उसमें इंपॉर्टेंट है, बराबर से पढ़ना। डीम्ड इनकम काम का है। एकदम नया नया पढ़ा भी नहीं है, ऐसे होता है। मैंने
अरे तो आपका आपने कितना लिखवाया सर एमसीक्यू में चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लिखवाए तो चारों ऑप्शन लिखो और ऊपर से आंसर को टिक करो और आंसर का ब्रीफ भी लिखो। एमसीक्यू अपने टेबल में है कि नहीं? अरे चारों में पब्लिक किसी और एमसीक्यू 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो एमसीक्यू को करो सर बोले क्लास में ही कोई बोला नहीं सब्जेक्ट जाते इसलिए कैसा सामान फोन किए थे बोले थे कैपिटल पोस्ट ऑफ कैपिटल का सीधे क्या बात है उसको सीधे ये तो छोड़ लेवरेजेस चालू उसका बोलना। हां लेवरेज अभी हमने वो पोस्ट ऑफ कैपिटल चालू कर देते देखो सीट नहीं मिला इसलिए ये वाला फिजिकल रेट 8.5 हो गया। उसको पब्लिक पीछे के बच्चे लोग वो उम्मीद के 3 से 3.5 ब्रेक के पीछे सबके कंसंट्रेशन बाद में 5 बजे हो गया सर। चलो चलो पब्लिक 5 से शुरू टॉयलेट जाता आराम से ऐसा एकदम टेंशन नहीं। अभी उसको तो डाटा भी घंटे बात कर रहा था बटे सर ये शिंदे 5:30 में बिठाया क्वेश्चन 6:30 क्या पड़ेगा मैं कैलकुलेट किया 9 घंटा पड़ा एकदम मुश्किल से इसमें 4 ऑप्शन के साथ चारों ऑप्शन लिखवाया मतलब ऐसे नहीं कि फोटो आता है ना दर्शन सर एक ही केस सिनेरियो था एमसीक्यू था और 8 क्वेश्चन के केस सिनेरियो था जो सब सेलेक्ट करते हैं ना उधर 29 का तो कोने का आपने में थोड़ा सा थियरी आया ऑप्शन छोटे थोड़े बड़े ये ऑप्शन हम लोग में थियरी था तो थोड़ा था मतलब ऐसा मतलब डिफरेंस बिटवीन मतलब नॉर्मली ऐसा तो थियरी था कि केस स्टडी दिया एक ही केस वो भी वही तो था फिर काम से बड़ा मत तेरा भी कुछ ऐसे बात नहीं तेरा भी ये सब इम्पोर्टेंट है एक्सेल सर को समझना वो चीज मेरे नॉर्मल काम में वो कोई ऐसा ऐसा एटीट्यूड अबे एक दिन में नहीं बैठेगा क्या लोग साल में एक दिन चाहिए तो पक्का लीडर 2 बजे घर पहुंचेगा उसके बाद
यार आगे मैं भी ऐसे बोलता हूँ ना, मेरा बाप संडे को नहीं पड़ेगा। सही बोलता है। पापा को छुट्टी रहेगा कि नहीं? मेरे को तो मैं मुझे टूर्नामेंट खेलने का छोड़ रही हूँ, मैं क्या बच्चा अभी बोलते हैं भारी हो रहा है। मैं संडे को नहीं पढ़ता। कल है ना बताएंगे ना सर, बोले ना तो कब बोले ये वीडियो खत्म हो गया हम लोग को तो पता है अभी हम लोग के लगना है तो ऐड भी नहीं किया है। ये एक्शन हम सब करो, सब करो, वो एक्शन इसने लिखा पूरा असाइनमेंट मैं किया बनाया। तो जरूर मैं बोली नॉट में मैंने नहीं किया, मुझे आता था। अगर तो फोटो लगाया ना अच्छे वाले। क्या लगा तेरा फोटो लगा कुछ लोगों को लगाया ना, तेरा फोटो है ही तेरा। कुछ लोगों को लगाया। आज अभी ना इसकी लेक्चर के बाद जाके मुझे याद नहीं वापस ये बोला बट जो 14 जे पार्टी नहीं दिया क्लास में बोला मुझे सुनने में कैसा क्लास दिया? अरे लोग हुआ मिले बोले सभी लोग को मैसेज आया पटेल सर का लेक्चर है चेक किया भाई रात में चेक किया पटेल सर का लेक्चर है, तुम्हारा नाम सुन नहीं रहा वो इतना बड़ा लेक्चर है। मैं आई क्लास में टैक्स पढ़ने बोला है पड़ेगा नहीं लाएगा नहीं लाना पड़ेगा पूरा, तो टेक्स्ट बोले ना टाइम टेबल नहीं देगा मालूम था टेक्स्ट है, बस टेक्स्ट करना याद है, टेक्स्ट लेना था मॉड्यूल का। नेक्स्ट टाइम तू पूछेगा टाइम टेबल नहीं डाला, नहीं सब कुछ नहीं होगा ये नहीं होगा मेरे को कुछ सभी ने बोला नेक्स्ट टाइम तेरा वाला लेक्चर है, किसी ने बोला नहीं हमें जो नहीं अच्छा लेक्चर है मैं तो सब बाद में उसके देख लेता ये सब ऐसा नहीं बोलता है अरे सर को पूछना राम को भी करने अबे तू ही पूछना भाई मैं कुछ तो सब तो बोलेगा तेरे को मत ये अभी तेरा ही आवाज आता है ना। मेरा कभी वाट नहीं लगेगा क्या मैं हमेशा पूछता हूँ पूछता मतलब सब नहीं पूछता क्या बोलते हैं गाइडेंस पढ़
क्या वो पता है क्या है बोला था साथ में तो बोला कॉफी मंगा अरे ये टाइम भी नहीं जा रहा ग्रुप में टाइम बेटा फिर से 5 मिनट है देखा तो लेट हो गया बस ही नहीं आया वो कल से ये बोली ना कि इतना क्या किए बजे नहीं है मैंने चलो बाटा इतना बढ़िया तो बोला पता नहीं देखा कि नहीं फिर वापस पूछी लेट हो गया 23 से 26 हो गया टाइम पास नहीं तो मैंने बोला किसने बुलाया जाओ नहीं रीड किया क्या बात किया आप तो पकड़ेगा फिर रीड पीछे बात कर रहे थे देखा अभी तो फर्स्ट पेज पे ही है हेडिंग पढ़ा के हेडिंग भी नहीं पढ़ा एलिजिबल असेसी मिल रहा है बोलता है एप्लीकेबल टू अ न्यू एंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्विस इट इज मैंडेटरी फॉर एंटरिंग सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेट वेट याद नहीं रखना है कैपिटल गेन्स में डेट याद रखना था टू कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी एवरी मंथ टूवर्ड्स पेंशन फंड a matching contribution is required to be made by the government to the said account. The benefit is also available to individual employed by any other employer or as well as self-employed. तो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिल रहा है गवर्नमेंट को भी मिल रहा है प्राइवेट को भी मिल रहा है डिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एज अटल पेंशन योजना एज अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड फॉर क्वालिफाइंग द डिडक्शन तो स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना Next, quantum of deduction. Section 80 CCD1 provides deduction of the amount paid or deposited in the pension fund. Maximum 10% of salary. The deduction for self-employed will be restricted to 20% of gross total income. Gross है, net नहीं है, sorry. 80 CCD1B provides additional deduction of 50,000 in respect of whole amount deposited or deposited in individual assessee under NPS in the previous year whether or not अरे यार ये याद है क्या 80 CCD1 में additional 50,000 मिलेगा over and above what 1,50,000 where the deduction under section 80 CCD1 is subject to overall limit of 1,50,000 under 80 CCCE the deduction of 50,000 1B is overall limit के ऊपर है वही अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है अगर पढ़ते तो समझता कि एक आदमी ने पढ़ा दिया है बट हमको कदर नहीं है 80 CCD2 contribution made by central government or any other employee in the previous year to the said account is allowed as deduction in computation of total income of the assessee तो वो 80 CCD2 उसकी बात कर रहा है बाजू वाले की entire employer contribution would be included in the salary of the employee तो अपन ने लिखा है उधर first employee add to salary however deduction under 80 CCD2 will be restricted to 14% in case of government employee and 10% in case of private employee बिला so यहाँ पे 14% maximum limit है बट मैक्सिमम कितना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ना नेक्स्ट नोट लिमिट ऑफ 1,50,000 अंडर 80 CCC डज नॉट एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो पढ़ लिखा है मैंने यार नो मॉनिटरी लिमिट देखो ना ब्रैकेट्स में दिख रहा है कि नहीं यार बराबर है नोट्स डीम्ड इनकम पढ़ने बोला था तुम लोग को amount standing to the credit of the assessee in pension account for which deduction has already been given under this section and accretion to the account accretion मतलब interest जो मिला होगा
shall be taxed as income in the year in which the amount is so received by the assessee or his nominee on closure of the account, or he is opting out of the said scheme, or receipt of pension from annuity plan purchase taken on closure or opting out. However, the amount received by the nominee on the death of the assessee under circumstances referred in 1A or B above shall not be due to the income of the assessee. तो बेसिकली वो बोल रहा है कि पेंशन फंड से जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल है, बट अगर मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी को अकाउंट बंद होने की वजह से या ऑप्टिंग आउट की वजह से पैसा मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट है. तो मरने के बाद नॉमिनी को मिल रहा है तो बेटा क्या मिल रहा है, तो लमसम अमाउंट. सी पॉइंट एग्जाम नहीं है, रिसिप्ट ऑफ पेंशन मिला, तो रिसिप्ट ऑफ पेंशन मतलब जो पर मंथ मिलेगा वो टैक्सेबल ही होएगा. नेक्स्ट पेज पे फर्दर the assessee shall deemed not to have received any amount in the previous year if such amount is used for purchasing annuity plan in the same previous year. तो करंट ईयर में मेरा एनपीएस मैच्योर हो गया और मैंने वो पैसा निकाल के एन्यूटी प्लान में डाल दिया एलआईसी के, तो ऐसा मानेंगे कि आपका कोई इनकम आया नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट जो किया कंटिन्यू करता रहो. नहीं समझा? श्योर. पॉइंट नंबर 2, exemption on payment from NPS trust to an employee on closure of his account or opting out of pension scheme. As per section 80 CCD, any payment from NPS trust to an employee on closure of account or opting out of the scheme is chargeable to tax. 1012A provides that any payment from NPS trust to an assessee on account of closure or opting out of the pension scheme in 80 CCD to the extent it does not exceed 60% of total amount payable at the time of closure of opting out shall be exempt from tax. ये पढ़ ही नहीं सकता है, किसी को याद ही नहीं हो सकता है अगर 1/3 और हाफ ऑफ टोटल पेंशन याद नहीं है तो. सैलरी में पढ़ा था, 2 टाइप की पेंशन होती है, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड. अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है, कम्यूटेड पेंशन में 1/3 या हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट है. एग्जैक्ट वही रूल है. प्लीज पहले वाले 4.7 पेज पे जाओ. 4.7 पेज पे ABC पॉइंट में C पॉइंट पढ़ना. रिसिप्ट ऑफ पेंशन फ्रॉम एन्युटी प्लान परचेज और टेकन ऑन सच क्लोजर और ऑप्टिंग आउट मिला. तो बेटा जो पेंशन मिल रहा है वो हमेशा टैक्सेबल होता है. यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट एग्जेम्पशन पढ़ रहे हो ना, वो भी देखोगे तो वहां पे क्लोजर और ऑप्टिंग आउट की बात चल रही है. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट लमसम पेंशन, दे आर टॉकिंग अबाउट लमसम पेंशन. जो पॉइंट नंबर सी में रिसिप्ट ऑफ पेंशन है, तो जो पर मंथ पेंशन मिलेगा वो हमेशा टैक्सेबल है, कोई भी सिचुएशन होएगा. क्या हमेशा टैक्सेबल है? बट अगर लमसम पैसा आपको मिल रहा है क्लोजर पे या ऑप्टिंग आउट पे, तो वो बोलता है कि 60% ऑफ टोटल पेंशन में से, मेरा टोटल पेंशन फंड में था 1 करोड़ रुपया, मैंने बोला 50 लाख रुपया मुझे अभी दे दो, तो 60% के लिमिट में है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. हाईलाइट द वर्ड फर्स्ट लाइन में क्लोजर और ऑप्टिंग आउट हाईलाइट करना. क्लोजर और ऑप्टिंग आउट हाईलाइट करना. सेकेंड पॉइंट का जो फर्स्ट बोल्ड है, सेकेंड पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड 60% ऑफ टोटल अमाउंट. 60% ऑफ टोटल अमाउंट. नेक्स्ट लाइन पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. 60% ऑफ टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. समझा है क्या? अरे बोलो यार. एग्जेम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय और पार्शियल विड्रॉवल. 1012B टू प्रोवाइड रिलीफ टू एन एम्प्लॉय सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस अंडर सेक्शन 1012B the provides that the any payment from NPS trust to an employee under pension scheme referred in 80 CCD on partial withdrawn, highlight the word partial withdrawn, made out of his account in accordance with the terms and conditions of Pension Fund Act regulations made thereunder, highlight the word does not exceed 25% of the contribution made by him. बेटा ऊपर 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल था, यहाँ पे 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम है. सो अगर मैंने पेंशन फंड से पार्शियल विड्रॉवल किया, प्लीज याद मत रखना प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड दोनों में सेम है. इन लोग का लॉक इन पीरियड होता है कि 15 साल के पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बट 5 साल के पहले पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है. जैसे आप बीमार पड़ गए, आपके घर पे किसी की शादी है या आपको घर खरीदना है, तो वो सब कंडीशंस दी हुई है. तो पार्शियल विड्रॉवल क्या होता है? अलाउड होता है. बट पार्शियल विड्रॉल अगर आपने किया तो फिर 25% जितना कंट्रीब्यूशन का था उतना एग्जाम. तो आज तक आपने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया और 25% ऑफ 10 लाख 2.5 लाख, तो 2.5 लाख जितना एग्जाम्शन मिलेगा.
10-12A में क्या था? 10-12A में था प्रोवाइड्स दैट एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट। बेटा मैं बंद कर रहा हूं पूरा, सुन रहे हो क्या? क्या बोला? पूरा या ऑप्ट आउट कर रहा हूं, मुझे अभी से कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो जो अमाउंट पेबल होएगा उसमें 60% ऑफ टोटल अमाउंट है, प्रीमियम नहीं, 60% ऑफ टोटल इनकम का। तो पेंशन फंड में 10 लाख जमा हो गया तो उसका 60% है, और पार्शियल विड्रॉल में 25% अपन ने जो पैसा दिया उसका है। अरे बोलो यार, पर मंथ पेंशन फुल्ली, ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। पीछे जाओ ना, सी पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड रिसिप्ट ऑफ पेंशन, वहां पे डैश करके लिखो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। रिसिप्ट ऑफ पेंशन है, ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। मिल रहा है क्या? हाउएवर, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, हाउएवर हाईलाइट द वर्ड नॉमिनी, डेथ, ए एंड बी नॉट इनकम। वापस से बोल रहा हूं, 3 टाइप का पैसा मिलता है पेंशन फंड से। पहला क्लोजर ऑफ अकाउंट पे, दूसरा ऑप्टिंग आउट पे, तीसरा रेगुलर पेंशन। तो रेगुलर पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। इतना मैटर क्लोज हो गया। अब 2 पैसा बचा, कौन सा? क्लोजर और ऑप्टिंग आउट। क्लोजर और ऑप्टिंग आउट में 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है नॉमिनी को मेरे डेथ के बाद मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या? नॉमिनी को मेरे डेथ के बाद मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लोजर और ऑप्टिंग आउट में नेक्स्ट पेज पे दूसरा सिचुएशन है, मिला? अरे बोलो यार। दूसरा सिचुएशन बोलता है क्लोज किया बट उसी साल एन्युटी में डाल दिया, तो उसको इनकम नहीं मानेंगे। क्या? क्लोज किया उसी साल एन्युटी में, नहीं सुनोगे। यहां से पैसा क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। 2 रीजन है, फटाफट बोलो। ऑप्टिंग आउट और क्लोजर और पेंशन। अरे बराबर ना, पढ़ते नहीं है क्या? सी पॉइंट क्या था? पेंशन फ्रॉम प्लान, बराबर है। पेंशन फ्रॉम प्लान इज, इधर कोई एग्जेम्पशन कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, ऑप्टिंग और क्लोज कर रहे, मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है, 4 सिचुएशन एक्चुअली। पहला सिचुएशन क्या है? रिसीव्ड बाय नॉमिनी अपॉन डेथ, तो एग्जेम्प्ट, मिल रहा है। नेक्स्ट पेज पे है फर्स्ट पैराग्राफ, मिला? इफ री इन्वेस्टेड, इफ क्या बोला? फॉर क्या? परचेज ऑफ एन्यूटी, फॉर परचेज ऑफ क्या बोला? एन्यूटी। तो क्या लिखूं? नॉट टैक्सेबल। क्या बोला? नॉट टैक्सेबल, सॉरी, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट मिला? अरे बोलो यार। एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट इफ रिसीव्ड बाय क्या? एम्प्लॉई हिमसेल्फ। पहले उसके नॉमिनी को मिला था, अरे बोलो यार। दूसरा एम्प्लॉय को मिला बट उसने एन्युटी में डाल दिया। सो अगर एम्प्लॉय को खुद को मिला है, सो टोटल विड्रॉवल था और एक पार्शियल विड्रॉवल था। अरे मिल रहा है? पार्शियल विड्रॉवल। टोटल विड्रॉवल में क्या था? 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल एग्जेम्प्ट, सॉरी पार्शियल में, और व्हाट यार? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एग्जेम्प्ट, बराबर है। ये कॉपी करना है तो करो, एनपीएस का पूरा चार्ट है परफेक्ट एकदम। कॉपी किधर करोगे? नोटबुक में नहीं करना। क्या ये सब? ये तो उसमें है ना टेक्स्ट बुक में अपने, सेम ही है। लिखना है क्या? एनपीएस वाला डिफिकल्ट है तो लिखना है। ये ऊपर वाला एटीसी किसी को लिखना है क्या? हाँ, तो ये वाला एनपीएस वाला तो डिफिकल्ट है, तो यहाँ से लिखो। और ये कहाँ पे कॉपी करोगे? टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में लिख रहे हो क्या? नोटबुक में लिख रहे हो तो 4.6 पे जाके लिखो रिफर नोटबुक।
4.6 पे जाके लिखो रिफर नोटबुक और नोटबुक में हेडिंग दो, नोटबुक में हेडिंग दो वर्किंग ऑफ एनपीएस, वर्किंग ऑफ एनपीएस, वर्किंग ऑफ एनपीएस। फिर ये कॉपी करना। क्या क्या अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। नाम है ना, एग्जाम में नाम दिया रहेगा तो क्लिक होना चाहिए। इसका अलग से सब नहीं आएगा, तो सब टोटल में आएगा, या तो एमसीक्यू जो आता है 30 मार्क का उसमें। एग्जाम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है? एग्जेम्पशन मतलब तुझे पैसा मिला बट वो पैसों पे तुझे टैक्स नहीं भरना है, तो खर्चा कर या मत कर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर तू एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है तो तूने 500 करोड़ रुपया कमाया खेती में सामान बेच के, तो भी टैक्स नहीं आएगा। डिडक्शन मतलब तूने खर्चा किया तो एक्सपेंस जो है वो माइनस होएगा। तो इनकम पे टैक्स नहीं भरना है वो एग्जेम्पशन बोलते हैं, और तू खर्चा कर रहा है वो डिडक्शन में जाता है। ऊपर कॉपी कर रहा था कोई? नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे? 10:30? क्या ऑनलाइन या क्लास? आप लास्ट लेक्चर एब्सेंट है?
क्या नॉमिनी लिखा है? हाँ, सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पे। इतना कॉपी किया, देन टेक अ ब्रेक।